स्वागत है मित्रों। दलित चेतना व आंदोलन के सहयात्री हमारे इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश है कि इस पूरे जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो तमाम लोग निरंतर लड़ रहे हैं, जो तमाम दलित आंदोलन के हिस्सेदारी कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पे लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम आपसे परिचित कराएं। और आज इस कड़ी में हमारे साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर से श्री संजीव खुशा जी हैं। संजीव जी यूं तो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उनका कद उससे कई गुना बड़ा है। संजीव जी एक बहुत अच्छे लेखक हैं। अंबेडकरवादी विचारों के प्रति समर्पित संजीव जी ने जाति के मुद्दे को लेकर के निरंतर हस्तक्षेप किया है। उनकी कई किताबें आज छप चुकी हैं। उनकी किताबों का लोगों के बीच में व्यापक प्रचार प्रसार रहा है, और जिन्होंने दलित मुद्दे को लेकर के, जाति के मुद्दे को लेकर के एक बड़ी बहस पर अपना योगदान किया है। तो आइए आज हम बातचीत करते हैं संजीव खुशा जी से। संजीव जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बस बहुत अच्छा हूं। तो संजीव जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी प्रारंभिक शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर के कुछ आप उस पर रोशनी डालें, जिससे कि ये समझ में आए कि आखिर आप किस तरह की परिस्थितियों के बीच में इस मुकाम तक पहुंचे। जी, मैं बताना चाहूंगा मित्रों कि मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में मेरा जन्म हुआ, और बिलासपुर में ही मेरे जो पूर्वज हैं वो वहाँ पे निवास करते रहे हैं, एक दो पीढ़ी, तीन चार पीढ़ी से। और वहीं मेरी फादर जो हैं वो रेलवे एम्प्लॉइज थे, तो रेलवे स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई और वहीं मेरा ग्रेजुएशन हुआ, और मैंने एमए किया, फिर उसके बाद एलएलबी किया, और भी तमाम दूसरे कोर्स वगैरह मैंने किए। और उसके बाद जो है क्योंकि घर का माहौल ऐसा था सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहने का, तो सामाजिक गतिविधियों से बचपन से ही जुड़ा रहा मैं। और उसके बाद सर्विस लग गई, और यहाँ वहाँ मेरी पोस्टिंग होती रही। विगत 15 सालों से मैं अभी रायपुर में निवास करता हूँ। संजीव जी, एक चीज कि निश्चित तौर पे आपका प्रारंभिक जीवन एक सामान्य मध्यवर्गीय जीवन रहा, और इस संदर्भ में आपको कहा जा सकता है कि आप प्रिविलेज थे कि आपके पिताजी एक सरकारी नौकरी में थे और आपको उचित ढंग की शिक्षा दिला पाए। क्या इसके बावजूद बचपन में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा आपको बचपन में, अपने स्कूल के दिनों में, यूनिवर्सिटी के दिनों में? जातिगत भेदभाव तो काफी झेलना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारा जो बिलासपुर में जो निवास है वो पारंपरिक घर है, और सबको, जो आस पड़ोस के लोग हैं उन सबको हमारी जाति जो है वो परिचित थी। डोमार समाज से, एक दलित समाज से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जाति जो भेदभाव है वो वहां पर काफी झेलनी पड़ी। जैसे जो सार्वजनिक नल था, उस नल में जब हम लोग पानी भरने के लिए जाते थे, और हम लोग जब पानी भर लेते थे, एक तो नंबर बहुत लेट में आता था, दूर खड़े रहना पड़ता था, और जब पानी भर लेते थे तो उस नल को हमारे सामने धोया जाता था। और जब नल को धोया जाता था तो बड़ी शर्म महसूस होता था कि ये मतलब हमारे में क्या ऐसी गंदगी है कि लोग इस तरह से कर रहे हैं। और एक दुकान भी था, एक ब्राह्मण व्यक्ति का दुकान था, वो मिठाई वगैरह और ऐसे छोटे मोटे राशन के सामान जो है वो रखते थे। तो जब उनके पास में हम लोग कुछ लेने के लिए जाते थे, चॉकलेट्स या बिस्किट्स वगैरह, तो वो पैसे को जमीन में रखवा लेते थे और बोलते थे कि इसको यहाँ पे रख दो और मैं ले उठा लूंगा। उसके बाद वो उसमें पानी डाल लेते थे, पानी डाल करके उसको धो करके फिर उठा लेते थे वो। तो इस तरह से जातिगत भेदभाव बचपन में देखने को मिलता था, लेकिन उस समय लगता था कि एक कॉमन चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जब दलित चेतना से मेरा वास्ता हुआ, जब अम्बेडकरी चेतना से मेरा वास्ता हुआ, तब ये पता चला कि वो कितनी कितनी गंदी बात थी, वो कितनी खराब बात थी जो उस समय की जा रही थी।
मेरे साथ में, उसी प्रकार स्कूलों में भी पहचान के साथ में रहे हैं, जातिगत पहचान रही है, तो स्कूलों में भी कई प्रकार से भद्दे मजाक करना और गलत इशारे जो हैं वो सारे वहां पर देखने को मिलते थे। जानवरों को लेकर के बातचीत करना, फिर उसके बाद घर के जो रहन सहन को लेकर के जो है बातचीत करना, इस तरह से किया जाता था। लेकिन कॉलेज में फिर वैसे माहौल या उस तरीके से झेलने नहीं मिला कॉलेज में, लेकिन स्कूल तक वो प्रॉब्लम्स थी। क्या स्कूल की शिक्षा के दौरान जब आपके साथ ये सब होता था, तब स्कूल के शिक्षकों का, आपके अध्यापकों का, स्कूल के प्रिंसिपल का आपके प्रति क्या रुख होता था? मतलब क्या वो इसमें कुछ हस्तक्षेप करते थे या वो इसके सहभागी हुआ करते थे? नहीं, असल में ये होता था कि मैं स्कूल में एक मेधावी छात्र के रूप में मेरी पहचान थी और दूसरी गतिविधियों में भी मैं आगे रहता था, तो एक अच्छी पहचान मेरी जो है अध्यापकों के प्रति रहती थी और जो भी अध्यापक थे तो वो मुझे फेवर करते थे और मुझे हेल्प करने की कोशिश करते थे। और कभी जो जातिगत जिस तरह का से भेदभाव जो हमारे स्टूडेंट्स साथी हैं, दोस्त हैं, उनके साथ में होता था, उसको हम लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो शर्म महसूस होती थी कि ऐसे हम अगर कंप्लेन करेंगे तो ये और लोगों को पता चलेगा और हमारी हमारी जातिगत पहचान और खुल के इंसल्ट सामने आएगी। और खुल के सामने आएगी और इंसल्ट होगा। तो कभी हम लोगों ने कोई भाई बहनों कभी न कोई कंप्लेन नहीं किया प्रिंसिपल से और ना ही हमारे टीचर से। जब आज की तारीख में आप अपने बचपन के उस स्कूल के दौर को का विश्लेषण करते हैं, तो आपको लगता है कि इन परिस्थितियों ने आपके विकास क्रम में, आपकी प्रगति में एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाला और ये आज आप जहाँ हैं इससे भी बहुत आगे बड़े मुकाम हासिल कर सकते थे, किंतु इन परिस्थितियों से निपटने में जो मानसिक दबावों का शिकार आप हुए, उसने आपको उस स्तर पे आपकी शिक्षा को, आपके पूरे विकास क्रम को वो गति देने में बहुत बड़ा बाधक का काम किया। बिल्कुल, इसके दोनों पहलू हैं कि उसमें कुछ बाधक भी रहा इस तरह से जो घटनाएं घटी और उसका मेरे को फायदा भी मिला। बाधा ऐसे रही कि जिस प्रकार से तरक्की करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए और बहुत आगे पढ़ना और कंपटीशन में जाने का था प्रोग्राम, लेकिन घर की जो परिस्थिति ऐसी थी कि तुरंत जॉब में आना है और घर में सहयोग करना है, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां बहुत खराब थी। पिताजी रेलवे में होने के बावजूद उस समय सैलरी बहुत कम थी। हम भाई बहनों को आगे पढ़ाना और उच्च शिक्षा दिलाने में घर की स्थितियां जो है वो खराब थी। हम लोग प्राइवेट जॉब करते हुए कॉलेज कर रहे थे, तो वो परिस्थितियां जो है ऐसी थी कि हम लोग बहुत ज्यादा उसमें नहीं कर पाए। तुरंत पैरों में खड़े होने, जिम्मेदारी उठाने का एक दबाव था और जो सामाजिक जो भेदभाव हम लोग झेल रहे थे, तो उसके कारण एक ये बदलाव आया कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए और कैसे इसको ठीक किया जाए, इसमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसको जानने के लिए अंबेडकर की किताबें जो है वो पढ़ने के लिए मिली। उससे मालूम हुआ कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी जो जानकारियां वो मिलने लगी। तो शायद वो भेदभाव नहीं हुआ होता तो जो अम्बेडकरी आंदोलन से मैं परिचित हुआ और ये समझ पाया कि समाज का जो विकास है वो किस प्रकार से होगा, वो नहीं समझ पाता। तो ये इसके दोनों पहलू हैं मेरे साथ में कि इससे चेतना भी मिली मतलब और मतलब जी अंबेडकर वैचारिकी ने आपको अपने अंदर से इतना मजबूत किया कि जी आपने इस स्थिति का सामना करने में अपने आप को सक्षम बना लिया। ये तो रहा बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा के दौर की बात। क्या जी। आज जब आप एक सरकारी नौकरी में हैं, क्या आपको नौकरी के दौरान भी किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ता है या हुए हैं? नौकरी के दौरान भी मुझे जातिगत भेदभाव का शिकार शुरुआत में हुआ। जब मेरा मेरा एक जो अफसर था उससे मेरी लड़ाई हो गई थी, तो उसने जो है जातिगत भेदभाव काफी किया और लोगों को मेरे बारे में गलत बातें बताना और मुझे
जलील करने का वो प्रयास किया, वो एक घटना घटी। उसके बाद मैंने कभी भी जातिगत भेदभाव का सामना नहीं किया है और आज तक भी मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि चूंकि मैं अपने पहचान को कभी छुपा करके नहीं रखता। मैं अपने पहचान को लेकर के सामने आता हूँ। आपको क्या लगता है कि इसलिए इससे इससे ये समझा जाए कि आपने अपने किरदार को ही इतना मजबूत कर लिया, अपने जी पूरे व्यक्तित्व को इतना मजबूत कर लिया कि सामने वाले लोग आपके ऊपर किसी भी तरह से जातिगत मुद्दे को लेकर के किसी भी तरह से हावी होने में सफल नहीं हो नहीं सके। नहीं हो पाते, हावी नहीं हो पाते, क्योंकि सारे बातों का जो है जवाब वो मेरे पास रहता है और उनको मालूम है कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ। तो वो मेरे पीठ पीछे हो सकता है बोलते होंगे, लेकिन सामने कभी भी भेदभाव की ऐसी स्थिति का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। अच्छा संजीव जी, अब हम इससे एक कदम और अगर आगे जाएं, आपने ये साहित्यिक यात्रा कब से शुरू की और ये कैसे ये जज्बा आया कि मैं भी कुछ लिखूं और समाज में कुछ योगदान करूं? देखिए क्या है, समाज में मेरे जो नाना जी हैं, आप उनको जानते होंगे, उनका नाम है पन्नालाल व्यास। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। मेरे जीवन में उनका बहुत प्रभाव रहा है। और नाना जी जो है वो सुदर्शन समाज के कार्यक्रमों में जाते थे। एक दो बार मेरा भी उनके साथ में जाना हुआ। और जब मैं 12th मैंने पास किया और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, इस दौरान नागपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ सुदर्शन समाज का। तो वहां मैंने पूछा लोगों से कि ये कौन है, कहाँ रह के रहने वाले हैं, कब जन्म हुआ और हमारे समाज के लिए सुदर्शन का क्या योगदान है, ये मैंने पूछा। तो जो जितने सुदर्शन समाज के बड़े नेता थे वो इसका जवाब नहीं दे पाए। तो मुझे लगा कि इसके बारे में खोजबीन होनी चाहिए कि ये क्या है, अपनी जाति के बारे में खोजबीन होनी चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमारा जो उद्गम है, ताकि जो जब हम अपने आप को जान पाएंगे तभी अपने आप को सुधार पाएंगे या ठीक कर पाएंगे, ये मेरा मानना था। तो उसके ऊपर मैं काम करना चालू किया, रिसर्च मैं करना चालू किया सुदर्शन के ऊपर में। यहीं से मेरी साहित्यिक जो यात्रा है वो प्रारंभ होती है। और आप समझ लीजिए कि सुदर्शन समाज के ऊपर काम करते करते जो है मेरा एक बड़ा काम मेरा हो गया। और वो एक किताब के रूप में सामने आया, सफाई कामगार समुदाय किताब है। ये कब और छपी वो थी ये काफी किताब चर्चित, आपकी? ये कौन से सन किताब में? 2005 में ये किताब जो है पब्लिश हुई और काफी चर्चित रही, भारत भर में ये किताब चर्चित रही। और एक नामी नामी जो प्रकाशन है, राजकमल प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया। 2-3 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन भी हुआ और इसका काफी अच्छा फीडबैक मिला। इसके कई इशू बाद में जो है पब्लिश हुए। और तो उससे इसके बाद में मेरा साहित्यिक जो यात्रा है वो प्रारंभ हो गया। अंबेडकर को काफी करीब से जानने समझने का मौका मिला, पढ़ने को मौका मिला और समाज की समस्याओं को लेकर के बात करने का मौका मिला। मैंने कभी भी ये सोच करके नहीं लिखा कि मेरे मेरे लेख से कोई खुश हो जाए और मेरी तारीफ करे। मेरा ये ये एक प्रयास प्रकार रहा से है कि मैं कहीं स्वयं लिखूं, की तलाश चाहे में आप थे और वो जो यात्रा थी उसको ही जी आपने जो लिखा वो आपका साहित्यकार बनने का एक मुकाम हो गया। एक मुकाम हो गया। जी ठीक है, आगे बढ़िए। अच्छा, ये जो सुदर्शन समाज की मूल निष्पत्ति आखिर है क्या? क्योंकि अभी इधर भी 2-3 दिन से मुझको इस सवाल से गुजरना पड़ा। अच्छा तो मुझे लगा मुझे आपसे ही इसमें और स्पष्टता जान लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है। इन जनरल जो है, जो सामान्यता जो है, दलित समाज की जितनी भी सरकारी सूचियां हैं, चाहे वो केंद्र हम्म केंद्र की हो और चाहे राज्यों की हो, उसमें हम्म सफाई कर्मी समाज की जो सामान्य पहचान जो लिखी है वो वाल्मीकि लिखी है और बाकी सब ठीक। तकनीकी तौर पे और सरकार के खातों के स्तर पे यही एक नाम लिखा जाता है। आखिर ठीक। उसमें ये सुदर्शन क्या है? असल में क्या है कि चूंकि मैं आपको ये पहली बार ही मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ कि मैंने सुदर्शन समाज पे काम करना स्टार्ट किया था और वो जो है सफाई कामगार समुदाय नाम से किताब तैयार हुई। तो बताना चाहूंगा कि सफाई कामगार समुदाय जो किताब है मेरी, उसमें भी मैंने जिक्र किया है
कि सफाई पेशे से से जुड़े हुए जो लोग हैं, उसको मैंने 2 भाग में बाँटा है, ए और बी। तो ए जो वर्ग है, उसमें ऐसे लोगों को लिया गया है, जो पुश्तैनी रूप से सफाई कामगार का काम करते रहे हैं। उसमें वाल्मीकि जो समाज है, उसको उसमें शामिल किया गया है। और जो चूड़ा कहते हैं या लाल बेग कहते हैं, जो पारंपरिक सफाई का काम करते थे, उसको उस वर्ग में शामिल किया गया है। और बी में ऐसे वर्ग को शामिल किया गया है, ऐसी छोटी-छोटी जातियां जिनका मूल पेशा कुछ और था और बाद में वो इस पेशे में आ गई। इस पेशे में आ गई। उसका कारण था कि वो अपने गांव से वो खदेड़ दिए गए, या भूखमरी के कारण उनको निकलना पड़ा, या कोई दूसरी परेशानी के कारण निकलना पड़ा। तो वो गांव से निकल करके, गांव में भी उनकी हालत बहुत खराब थी, वो चूंकि दलित जातियां ही थी, तो वो जातियां जो है वो आना चालू करी। जहां जहां रेलवे के काम समय चल रहे थे, अंग्रेजों की फैक्ट्रियों का काम चल रहा था, 1858 के समय की बात है, ये करीब 200 साल पहले। तो ये सारी जातियां अपने गरीबी के कारण आने लगी और काम की तलाश करने लगी। तो रेलवे में जो है, जहां पर ये सब काम हो रहा था, तो ये जातियां जो थी, वो उनको उस समय सफाई का पेशा काम काम दिया मिला। गया, झाड़ू झाड़ू लगाने का काम दिया गया। और जहां जहां गई उसको आसानी से वही काम मिला, क्योंकि वो कुछ और उनको आता था नहीं, शिक्षा तो थी नहीं। लेकिन तो ये जो जी हाँ, बताइए। बहुत तो इंटरेस्टिंग है, आप ये बताइए। तो ये जो जातियां हैं, बाद में ये लोग, चूंकि रेलवे में एक सुविधा थी, गवर्नमेंट की फैक्ट्रियों में भी ये सुविधा थी कि प्रमोशन जो है वो उसमें मिलता था। तो प्रमोशन होते थे, सिर्फ पूरी जिंदगी सफाई काम करते थे ऐसा भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि इनकी पहचान जो है सफाई कामगार के रूप में बनती गई। कारण ये था कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जहां पर वाल्मीकि बस्तियां या लाल बेगियों की जहां पर बस्तियां थी, वहीं पे इनकी भी बस्तियां थी, और दोनों का रहन सहन लगभग एक जैसा था। और कुछ जो सुअर पालन का जो व्यवसाय था, वो भी ये लोग साथ में करते थे। इसका भी जिक्र मिलता है इतिहास में कि वाल्मीकि जो बस्तियों में सुअर पालन करते थे। तो जो सुदर्शन समाज में आने वाली जो जातियां हैं, जिनको गिना जाता है, तो वो भी जातियां सुअर को लेकर के वो आई, जहां से भी आई, क्योंकि वो एक संपत्ति के रूप में था उनका। तो इसके कारण दूर से देखने में ऐसा लगता था कि ये दोनों एक ही जातियां, लेकिन वे, अंदरूनी तौर पर ये अलग अलग जातियां थी। तो अच्छा, इनको इनको अलग पेपर अलग या करके बंदी देखने के लिए, इनको यदि जी अलग अलग करके देखा जाए, तो जैसा कि आप हाँ बता रहे हैं, वाल्मीकि कम्युनिटी का कामकाज मूल रूप से पारंपरिक काम ही था, सफाई का हाँ पेशा। वहीं जी सुदर्शन समाज का ये पारंपरिक कामकाज नहीं था। ऐसी स्थिति नहीं में था सुदर्शन समाज के जो पारंपरिक काम थे, वो क्या थे? जी। देखिए, सुदर्शन समाज में ना करीब 19-20 जातियां, 15 से 20 जातियां उसमें हैं। तो सब जातियों का अलग अलग काम था। जैसे डोमार है, तो डोमार जाति का काम था बांस के सुपा बनाना, या फिर ढोल बजाना, ये सब काम था। और जो दूसरी जातियां जैसे नागरची है, तो नगाड़ा बजाने का काम था। तो हर जाति के नाम में आपको उनका काम मिलता है। जैसे धानुक उनके है, धनुष पारंपरिक बनाने पेशा का काम है, प्रतिध्वनित करता है। वो प्रतिध्वनित करता है। ज्यादातर जातियों का ये उनका जो नाम से पता चल जाता है कि उनका जो बेसिक काम क्या था। तो वो जो बेसिक काम है वो लोग करते थे। गांव में भी स्थिति इनकी बहुत खराब नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन बाहर निकलने के बाद में उनकी स्थिति और खराब हो गई। और आज के समय में सुदर्शन समाज के लोगों को यही समझा जाता है कि ये भी सफाई पेशा से जुड़ी हुई जाति है, लेकिन ये गलत बात है। इनका जो बेसिक जो रोजगार है, इनका व्यवसाय है, वो इसके सिवाय कोई दूसरा व्यवसाय है। और उस व्यवसाय को लोग भूल चुके हैं, क्योंकि सुदर्शन समाज का गठन जो है वो वाल्मीकि समाज के गठन को देख करके किया गया है, उससे प्रेरित होकर के किया गया है। उनको लगता था कि वाल्मीकि समाज के नाम से जो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं,
इस प्रकार से वो उनका मंदिर बन गया, उनका संगठन हो गया, उनका भवन बन गया, उनको शासकीय सुविधाएं मिलना चालू हो गई। तो जो सुदर्शन समाज के लोग थे, जो बाकी दिगर जो जातियां थी, सुदर्शन समाज के लोग बोलना ठीक नहीं है, बाकी जो दिगर जातियां थी जो कि वाल्मीकि समाज में इस तरह से घुल मिल नहीं पा रही थी, घुलना मिलना नहीं चाह रही थी, उन लोगों ने क्या किया कि संगठित होकर के कुछ गुरुओं की खोज उन लोग करने लगे। तो सिर्फ सुदर्शन नाम का गुरु उनको नहीं मिला, देवक डोम के नाम से भी संगठन है, नवल ऋषि के भी नाम से संगठन है, और भी दूसरे ऋषियों के नाम से ये संगठन बनाया गया और उसके पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की गई। हालांकि इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं कि ये क्यों किया गया और इसका क्या प्रभाव पड़ा समाज पर, उसका भी इस पर आपसे अगर आप चाहें एक तो सवाल इस पर भी पूछना बात करें। चाहता हूं कि जी। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों से ये अपील लगातार की कि वो गांव से जाति व्यवस्था से मुक्ति पाना चाहते हैं तो वो गांव से पलायन करके शहरों की तरफ जाएं, और जी। ऐसा तमाम जातियों ने किया और वो अपने जहाँ कहीं वे आवासित थे वहां से पलायन करके नई जगहों में जाकर के उन्होंने नए ढंग से अपने जीवन को शुरू किया। लेकिन जी। ये जो एक समाज है, वाल्मीकि समाज, सुदर्शन समाज जो है, इस समाज ये समाज किसी भी स्तर पे डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित नहीं था, लेकिन आर्थिक सामाजिक विपन्नता और छुआछूत के चलते ये समाज सबसे ज्यादा अपने अपने स्थानों से पलायन किया, जबकि दूसरी जातियों के पलायन के कारण डॉक्टर अंबेडकर थे। लेकिन ये जो जातियां हैं इनके पलायन का बड़ा कारण आर्थिक सामाजिक विपन्नता थी। ये शहरों की तरफ पलायन किए और शहरों में जाकर के जो सबसे आसानी से मिलने वाला जीवन यापन का जो भी साधन था वो सफाई पेशा था और वो इसमें आए। ये एक सच है। आज की तारीख में चूंकि ये पेशा एक तरह से 100% इनके लिए अब तक आरक्षित था और इसके चलते नगर पालिकाओं में जो नौकरी मिली और नगर पालिकाओं में जिस तरह से जो वेतन का ढांचे में जैसे जैसे सुधार हुआ, एक तरह से ये जातियां आर्थिक तौर पे उतनी खराब स्थिति में नहीं रह गई जितनी तमाम अन्य दलित जातियां हैं, खास तौर पे वो जो अभी भी गांव में ही निर्भर है या ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती हैं। आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद क्या कारण है कि ये जातियां सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद का शिकार है? क्योंकि जितना अच्छा। देखा जाए कि यदि आप वाल्मीकि बस्तियों या सुदर्शन बस्तियों में यदि आप चले जाएं, मेरा बड़ा थोड़ा सा ही अनुभव रहा है, मैं बहुत कम गया हूं, लेकिन जब भी गया हूं तो मैंने देखा है कि उनके घरों में मंदिर की स्थापना, घर की हर दीवार में भगवानों की फोटो मूर्तियां लगा रहना, और जितने भी हिंदूवादी जितने भी क्रियाकलाप हैं आस्था से जुड़े, उधर चाहे वो व्रत रखना हो या पूजाएं करनी हो, उस पे बहुत बुरी तरह शामिल रहे। तो क्या कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिक जो पूरी प्रभाव होना चाहिए वो इन समाजों पे नहीं पहुंच पाया, और जबकि ये आर्थिक तौर पे एक जीवन यापन योग्य जीवन जीने के लिए सक्षम होने लगे थे? देखिए, इसमें दो बात है। एक एक तो आपने जो शुरू में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जो दो आह्वान था, उन्होंने दो बातें कही कि अपना जो पुश्तैनी गांव है या जो अपनी गंदी बस्तियां हैं उसको छोड़ दो और अपने पुश्तैनी व्यवसाय को से छोड़ दो। छुटकारा पा जाओ। तो इन लोगों, ये जो लोग थे, जो सफाई कामगार वर्ग के लोग थे, ये तो वहां से गांव से आए, अंबेडकर के आह्वान के पहले आए ये। तो अंबेडकर ने इनको भी कहा कि ना केवल गांव को छोड़ना है बल्कि गांव को छोड़ करके एक नई बस्ती अपना बसाने के लिए नहीं कहा है। उनका कहना था कि वो समाज के बीच में घुस करके रहें। मतलब ये है कि गांव में अगर कोई चमार बस्ती है तो वो आकर के अगर शहर में भी चमार बस्ती बसा लेते हैं तो फिर गांव से शहर आने का कोई मतलब नहीं, उनमें विकास और बदलाव नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि वो मिक्स हो जाएं, लेकिन जो दिगर दलित जातियां हैं वो जो गांव से आई तो वो मिक्स होकर के रहने लगी और व्यवसाय को छोड़ा।
लेकिन जो सफाई कामगार जातियां हैं और बस्तियां हैं, उनके जो लोग हैं वो क्या किए कि आ करके वो फिर से एक नया गांव बसा लिए शहर के आसपास, जहां पे कचरा फेंका जाता था, जहां पर कोई जाता आता नहीं था, वहां पे इनकी मूल रूप बस्तियां से बसाई सरकारी जमीन गई। जहां कहीं थी, जो जहां जमीन पर किसी की नहीं थी, वो वहां उन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली। बस्तियां बसा ली, तो बस्तियां गंदगी को छोड़ने के लिए बात करें तो वो हटी नहीं, और व्यवसाय भी उन्होंने छोड़ा नहीं, गंदा व्यवसाय। बाबा साहब ने जो कहा कि गंदा व्यवसाय छोड़ दो, तो सुदर्शन समाज के लोगों ने ना तो गंदा व्यवसाय छोड़ा, ना अपनी बस्तियां छोड़ी। और ये तो छोड़ दीजिए, आप देखिए कि इस घटना को करीब 70-75 साल हो गए, आज भी अपनी गंदी बस्तियां छोड़ने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, आज भी अपने गंदे व्यवसाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं लोग। ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। और तीसरा जो प्रश्न आपने कहा कि ये लोग क्यों हिंदूवाद से जुड़े हुए हैं या ब्राह्मणवाद से क्यों जुड़े हुए हैं, तो ब्राह्मणवाद से जोड़ने का सबसे बड़ा कारण है दोनों समाज, चाहे वाल्मीकि समाज की बात करिए, चाहे आप सुदर्शन समाज, नवल ऋषि और जो तमाम जो और छोटे छोटे से जो समाज बनाए गए हैं उनकी बात करिए, तो जो ब्राह्मणवाद का जो तबका है, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सफाई जो काम है, अगर वो सफाई कामगार लोग ये काम करना छोड़ देंगे तो उनका रहन सहन, उनका जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। और इसीलिए बेटा उधर जाओ आप, चलो। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उनके बीच में हिंदूवाद का प्रचार किया जाता है, आरएसएस की शाखाओं में लोगों को बुलाया जाता है, उनको फंडिंग की जाती है मंदिर बनाने के लिए, और जो तमाम जो त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे गणेश पूजा का त्योहार हो या फिर कोई दुर्गा पूजा का त्योहार हो, तो उसमें बड़े पैमाने पर चंदा इनको दिया जाता है। और चूंकि मैं उन सब बस्तियों से निकल करके आया हूं, मैं खुद रहा हूं, तो मैंने देखा है करीब से इन सब चीजों को। मैं कोई अंदाज में कोई बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता रहा है। और इस प्रकार से इनको जोड़े जाने की पूरी कोशिश की जाती है, उनको कहा जाता है कि भैया ये तुम्हारा अपना काम है, तुम करो। और उनको हिंदूवाद से इतना जोड़ करके रखा जाता है कि अगर हम आप हिंदू के विरोध में कोई बात करते हैं तो ब्राह्मण तो बाद में लड़ाई करेगा, पहले ये लोग ही लड़ाई करने के लिए आगे नहीं, बढ़ मैंने जाते हैं। इतना एक ब्रेन वॉश इनका कर दिया जाता है। इस तरह की तमाम स्टडी सामने आई है कि जी। यदि शहरों की पूरी डेमोग्राफी देखी जाए, शहरों का जिस तरह से विकास क्रम रहा है, और उसमें यदि शहरों की पूरी डेमोग्राफी ही देखी जाए, तो वो पूरी उसी हायरार्की ढंग से बसी हुई होते हैं जैसे गांव होते थे। और यदि उसमें देखें तो सबसे बीचों बीच एकदम केंद्र में ब्राह्मण और ठाकुरों की बस्तियां होती थी, उसके नीचे, उससे आगे जाएंगे तो वैश्य लोग होते थे, उसके नीचे जाएं तो अन्य पिछड़ी जातियों के होते थे, और सबसे लास्ट कोने में आपका वाल्मीकि या सुदर्शन समाज की बस्तियां होती थी। और इन बस्तियों को ये जातियां हैं, मैं आपसे इस मैटर में जानना चाहूंगा। मुझे ये लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी, इन दोनों की भारत की राजनीति में एक साथ एंट्री हुई है, लगभग एक ही समय में। जहां अंबेडकर बहुत स्पष्ट थे कि जब तक जाति के खिलाफ एक माहौल नहीं बनेगा और जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी, तब तक किसी स्वतंत्र भारत जैसे किसी स्वतंत्र देश की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और ये स्वतंत्रता अगर आएगी भी तो ये हमारे लोगों की गुलामी से उन्हें मुक्ति नहीं दिला पाएगी। और इसीलिए उन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया जाति के खिलाफ। जिस समय अंबेडकर का जाति के खिलाफ आंदोलन अपने पीक में आ रहा था, ठीक उसी समय गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन भी चल रहा था। और जब अंबेडकर का जाति के खिलाफ आंदोलन मजबूती पकड़ने लगा और बड़ी तादाद में दलित उसमें शामिल होने लगे, तब कहीं गांधी को ये लगा कि अगर अंबेडकर के साथ जाति के खिलाफ आंदोलन में अगर ये तबका पूरा चला जाता है, तो उनके द्वारा जो स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया जा रहा है वो कमजोर पड़ जाएगा।
और ऐसे समय में गांधी, जिनको ये माना जाता था जिनके बारे में कि वो एक तरह से एक सॉफ्ट हिंदू पक्ष के पुरोधा थे, और वो मूल रूप से उच्च जातियों के प्रतिनिधि के रूप में ज्यादा चिन्हित किए गए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसी तरह से देखा। ठीक इसी समय गांधी ने ये प्रयास करना शुरू किया कि दलितों के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को पेश करें और उनको अपने साथ लेके जाया जाए। और शायद यही वो मौका था, ये गोल मेज के सम्मेलन के समय की स्थिति थी, जब गांधी ने हरिजन बस्तियों में जाना शुरू किया। उस दौर में से अब तो ये एक प्रतिबंधित शब्द है, लेकिन दलितों की बस्ती में जाने का जो निर्णय लिया, तो उन्होंने सबसे ज्यादा सफाई कर्मियों की बस्तियों में ही जाकर के रहना शुरू किया, खाना शुरू किया, और पूरे देश में उनकी बस्तियों में गए। और अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, उस पे उन्होंने दलितों की स्थिति पे सुधार लाने के लिए एक तकरीबन 20 लाख रुपए का बजट भी पास कराया था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो ये जो बाकी दलित समाज जो थे, वो अंबेडकर के प्रभाव में जाति मुक्ति आंदोलन में लग गए, जबकि ये जो वाल्मीकि और सफाई कर्मी समाज जो था, ये एक बड़े तादाद में गांधी के प्रभाव में आकर के गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी लिया, और ये मूल रूप से इसने एक तरह से अपने आप को हिंदू फोल्ड के अंदर फिट कर लिया या उसमें समाहित हो गया, जिसका नतीजा ये है कि लगातार एक आस्थावादी विचार, गांधी विचार के साथ वो चले और ब्राह्मणवाद के शिकार हुए। इस पे थोड़ा अपना रोशनी डालें। इसका जो सबसे बड़ा कारण था कि उस समय जो सवर्ण समाज था हिंदू का, वो ये भांप चुका था कि बाकी दलित जातियां यदि कन्वर्ट होती हैं या अपना काम छोड़ती है तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सफाई कामगार से जुड़ी हुई जातियां यदि अपना धर्म छोड़ती हैं या दूसरा काम करती हैं तो उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। साफ सफाई करने के लिए लोग कहां से आएंगे, ये उन लोगों ने बहुत पहले भांप लिया। इसीलिए देखिए, जो चूड़ा जाति के लोग हैं जिनको वाल्मीकि कहते हैं, उससे पहले उनको लालबेगी कहा जाता था। तो इन जातियों को हिंदूकरण करने के लिए इनके बीच में लाहौर के एक अमीचंद शर्मा थे, उन्होंने एक किताब लिखी वाल्मीकि प्रकाश और उसका प्रचार किया और कहा कि भाई लालबेगी और वाल्मीकि और कोई नहीं, ये जो है रामायण से जो जुड़े हुए हैं, रामायण के रचयिता है। इस प्रकार से उनको उसमें से जोड़ने का प्रयास किया गया। उस समय वाल्मीकि समाज के लोग आगे बढ़ रहे थे, ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे और अपना गंदा काम छोड़ रहे थे। तो उन लोगों ने जो वाल्मीकिकरण वहां पर किया, 1900 समझ लीजिए कि 10-20 के समय की बात है ये, तो उसका ये प्रभाव पड़ा कि लोग जो है वो हिंदूकरण की तरफ फिर से आ गए, और जो कभी मंदिर नहीं जाते थे उनके घरों में, उनके बस्तियों में मंदिर बनाया जाने लगा। तो हिंदूवादी संगठनों ने ये सब काम काफी समय पहले से कर लिया था, और आज भी वो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि अगर ये सफाई काम करने वाले लोग चले जाएंगे तो हमारा कौन सफाई करेगा। तो जितनी भी सफाई बस्तियां हैं आज भी वहां पर जो बजरंग दल के लोग अपना वहां पर डेरा डाले हुए रहते हैं, आरएसएस के लोग डाले हुए रहते हैं और उनको अपने साथ जोड़ करके रखते हैं, आप ये देख सकते हैं। और दूसरा जो एक आपने बात पूछा गांधी जी को लेकर के, कि गांधी जी जो है वो उसी काम का उन्होंने हिस्सा किया जब आजादी हो गई। आप देखते हैं कि आजादी मिलने के बाद गांधी जी जो है वो दिल्ली की ही एक वाल्मीकि बस्ती में ठहर गए, और वहां पर वो ये बताने के लिए कि हम सबसे जो करीब हैं वो सफाई कामगार जातियों के करीब हैं और उनके लिए हम हित चाहते हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश की। लेकिन वहां पर वो उनका बना हुआ कुछ खाते नहीं थे, वो सिर्फ दूध पीते थे। जो भी वहां पे काजू किशमिश या फिर अंगूर या फल लेकर के जाते थे तो उनको बोलते थे कि मेरी ये 4 बकरियां हैं, इन बकरियों को खिला दो और उससे जो दूध निकलेगा मैं उसको पी लूंगा, वो ये कहा करते थे। तो इस प्रकार से गांधी जी बड़े ही शातिराना ढंग से इन लोगों को उस गंदे पेशे से जोड़े रखा, और उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया
कि तुम अगर इस जन्म में इस काम को अच्छे से करोगे तो अगला जन्म तुम्हारा उच्च जातियों में होगा। ये राइटिंग में है ये सारा चीज। तो गांधी जी तो ये जब अपने आप को एक प्रखर हिंदू जी के बतौर स्वीकार करते थे, तो निश्चित तौर पे वो पुनर्जन्म जन्म की थ्योरी पर विश्वास करते थे। और पुनर्जन्म जी की थ्योरी पे जो भी विश्वास कर रहा है, उसके लिए तो सीधी सी बात है, आज आज जो बिल्कुल कुछ सही। कर रहे हो पिछले जन्म का नतीजा है। और आज अगर सब कुछ यही करते रहोगे तो अगले जन्म में कुछ बेहतर मिलोगे। लेकिन बाय द वे, किसी भी हिंदू ने आज तक ये नहीं बताया वो पिछले जन्म में खुद क्या था। ये बड़ा क्राइसिस है। जी तो जी ये होगा। अब मैं एक बार फिर आपकी साहित्यिक यात्रा की तरफ जाना चाहता हूं कि ये बताइए, अभी आपका लेखन किस दिशा में चल रहा है? ऐसा कौन सा विषय है जिसपे आप गहन अध्ययन करके आप लिखना चाहते हैं या लिख रहे हैं? मेरा दो काम अभी चल रहा है। एक तो ये जाति के उन्मूलन पे मैं काम कर रहा हूँ कि किस प्रकार से जाति का उन्मूलन हो, इस पर मेरी एक किताब पर मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि अंधविश्वास पे मेरा एक काम है कि किस प्रकार से जो जो दलित समाज है या पिछड़ा वर्ग का समाज है, हाशिए का समाज है, वो अपना खुद का अपनी हानि जो है अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारता है वो अंधविश्वास के कारण। तो मैं आपको बता दूं अंधविश्वास के लिए कि हमारा जो जाति का जो वृक्ष है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अछूत, आप इसको लेंगे तो आप नीचे से चलिए, तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अंधविश्वास का ग्राफ भी बढ़ता जाता है। तो ब्राह्मण तक जाते हैं तो ब्राह्मण सबसे ज्यादा अंधविश्वासी, उससे कम अंधविश्वासी क्षत्रिय, उससे कम अंधविश्वासी आपको वैश्य मिलेगा, उससे कम शूद्र मिलेगा, उससे कम अछूत मिलेगा। लेकिन जो अंधविश्वास की हानि जो है, आप उसको उल्टा देखिए, अंधविश्वास से जो सबसे ज्यादा हानि होती है वो होती है अछूत। वो उससे पूरे कम उसके हानि जितने होती है नतीजे ऊपर से नीचे उसी के ऊपर आते हैं। ऊपर से, फिर उसमें चला जाता है। मतलब सबसे कम हानि उसमें ब्राह्मण को होती है। तो ब्राह्मण क्या करता है कि वो सारे अंधविश्वासों को वो पाल करके रखता है, क्योंकि वो अंधविश्वास उसको संपत्ति हासिल करने में मदद करते हैं, उसको सुविधाएं हासिल करने में मदद करते हैं। इसीलिए ब्राह्मण जो है, कभी भी आप देखिए कि अंधविश्वास को वो अंधविश्वास के विरोध में वो कभी सुनना नहीं मांगता है। वो बोलता है कि हमारी संस्कृति है, हमारे वेदों में लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, और उसका पक्ष लेता है। और जो बाकी जो जातियां हैं उसका विरोध करती हैं, लेकिन धर्म के नाम पर उनको भी खत्म कर दिया जाता है। तो सबसे आसान अगर तरीका है किसी भी समाज का उत्थान करना, किसी भी हाशिए समाज का उत्थान करना का सबसे आसान तरीका है कि उनको उनका जो अंधविश्वास है उसको समाप्त कर दिया जाए, उनको बताया जाए कि आपका अंधविश्वास क्या है। जिस दिन वो अंधविश्वास से मुक्ति पा जाएगा, एक वैज्ञानिक विचारधारा वाला समाज, एक तर्कशील विचारधारा वाला समाज बन जाएगा, उस दिन उसको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। वो अपने विकास को बहुत आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए मैं अंधविश्वास से मुक्त समाज, न सिर्फ दलित समाज को बल्कि पूरे भारतीय समाज को अंधविश्वास से मुक्त समाज बनाने की इच्छा मैं रखता हूं, और इसकी निश्चित मैं तौर कोशिश पे करता रहता हूं। अंधश्रद्धा इस से प्रकार मुक्त समाज के लिए इनको के माध्यम से पूरे देश में एक बड़े जाति वर्ग को निरंतर शोषण का शिकार होना पड़ा है। और इस अंधश्रद्धा या अंधभक्ति ये वगैरह जो भी है, इसको मजबूत करने के लिए जो हमारे चारों तरफ मिथक गढ़े गए हैं, हमें इन मिथकों को तोड़ना होगा। तब हमारा ये अंधविश्वास जो हैं इसके ऊपर सीधे चोट लगेगी। तो इसी के साथ हम आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा। मुझे लगा कि शायद हमारे आपके बीच में जो संवाद हुआ है ये एक बहुत सार्थक संवाद रहा है। इसको हम पूरा प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। और आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नई आने वाली किताब के लिए, आपके हर प्रयास के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।